ओके सो एग्जाम्पल नंबर 15 हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कुछ डाउट्स देखे थे एक्सरसाइज 3.5 के। देन हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है दैट फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो एज यूनिक सॉल्यूशन। अब अपन इधर से पहले इक्वेशंस भी लिख लेते हैं। अब इसको बेटा ध्यान से समझना। अब है ना, इसमें आपको p की कुछ सेट ऑफ वैल्यूज पूछी है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पूछी है, जिससे हमारे पास में जो आपको पेयर दिख रहा है इक्वेशंस का, ये एक यूनिक सोल्यूशन देगा। अब देखो, यूनिक सोल्यूशन की जो सिंपल से आपने कंडीशन पढ़ रखी है, जैसे आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। है ना, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन 2 की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है हमारे पास में। और जब यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी होती है यूनिक सोल्यूशन, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन की, तो हमने पढ़ा होता है कि यूनिक सोल्यूशन आपके पास में तब होता है जब हमारे पास में a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता। है ना। अब अगर इन इक्वेशन से मैं a1 b1 a2 b2 की वैल्यूज लिखना चाहूँ, तो मेरे पास में a1 तो 4 के बराबर है, देन a2 है मेरे पास में 2 के बराबर, b1 मेरे पास में p के बराबर है और b2 है मेरे पास में 2 के बराबर। राइट। तो अगर मुझे मुझे बेसिकली वो वैल्यूज निकालनी है जिससे यूनिक सोल्यूशन दे, तो मतलब मुझे जानबूझ के इस कंडीशन को यूज करना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये कंडीशन है, तो हम इधर लिख देंगे दैट फॉर यूनिक सोल्यूशन a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका बेटा सिंपल सा एक ही मतलब है कि 4 अपॉन 2 जो है ये बराबर नहीं होना चाहिए p अपॉन 2 के। राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये 2 से तो यहाँ पे 4 कट जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, ये वाला 2 दिख रहा है, दोनों तरफ 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास में जाएगा p इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, आप चाहो तो इस 2 का से क्रॉस मल्टीप्लाई पे ले जाओ, जो भी आपको सही साउंड करे आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन p नॉट इक्वल टू 4 का मतलब ये है कि p की कोई सी भी वैल्यू रख देना 4 को छोड़ के। है ना, जो भी रियल नंबर्स आपको अच्छे लगे ना, उस रियल नंबर की वैल्यू आप p के पुट कर सकते हो, बस 4 को पुट नहीं कर सकते। सो ऑल द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स अदर देन 4 कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ p टू ऑब्टेन द यूनिक सोल्यूशन। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। ठीक है, इसको अपन लिख देते हैं, देयरफॉर p can attain any value of real number other than 4। 4 को छोड़ के कोई सी भी वैल्यू चलेगी बेटा, यही इस स्टेटमेंट का यहाँ पे मतलब निकल के आता है। ठीक है, एंड ऐसे क्वेश्चन बेसिकली आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म भी एमसीक्यू बेस्ड है और ये फर्स्ट टर्म में चैप्टर इंक्लूड भी इस वजह से करा गया है क्योंकि इस चैप्टर में कंडीशंस बहुत सारी हैं, तो उन कंडीशंस के बिहाफ पे बेसिकली क्वेश्चन फ्रेम होने की चांसेस ज्यादा बनी रहती है। ठीक है, ओके। अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब बेटा हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन भी अच्छे से पता है। राइट, हमें पता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपकी को इंसिडेंट लाइंस के अंदर ही होता है, और वहां पे कंडीशन क्या होती है आपके पास में कि a1 अपॉन a2 जो होगा वो b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा, और वही आपके पास में c1 अपॉन c2 के इक्वल होगा। यही कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन है और यही कंडीशन हम लोग यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, लेकिन हमेशा सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि जो लाइंस है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है कि नहीं लिखी है। हालांकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, दिक्कत की बात नहीं है। के एक्स प्लस 3y माइनस टाइम्स ऑफ के माइनस 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज लिखो a1 b1 c1 की, तो a1 तो आपको दे रखा है के इक्वल, b1 आपको दे रखा है 3 के इक्वल, और c1 आपको दे रखा है माइनस टाइम्स ऑफ k माइनस 3 के इक्वल। राइट, a2 की बात करोगे तो a2 12 के इक्वल दे रखा है, b2 दे रखा है k के इक्वल, और c2 आपको दे रखा है माइनस k के इक्वल। ठीक है, अब आपको k की तो वैल्यूज निकालनी है देखा जाए तो।
तो बेसिकली आप इसमें से किसी भी कंडीशन का यूज कर लो, क्योंकि यही बोला गया है ना कि ऐसी वैल्यूज निकालो जिनकी वजह से इनफाइनटली मैनी सोल्यूशन हो जाए। तो अगर सोल्यूशन करनी है तो हमें पर्टिकुलर इसी कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो पहले मैं ना इन दोनों को यहाँ पे ले लेता हूँ, चेक करते हैं अलग अलग वैल्यूज तो नहीं आ रही हमारे पास में। जैसे मान लो मैंने a1/a2 को इक्वल ले लिया b1/b2 के, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये k/12 दिस विल बी इक्वल टू 3/k। अगर आपने बेटा इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आपके पास में क्या आएगा, k² इज इक्वल टू 36, और k की वैल्यूज आपके पास में क्या आ जाएगी यहाँ से +-6। तो k की ये दो वैल्यूज आप लोग रख सकते हो, बट स्टिल हम लोग है ना कुछ और भी चेक करते हैं। कुछ और भी चेक करने का मतलब क्या है कि मान लो किसी बच्चे का मन कर जाए कि सर हम तो b1/b2 को है ना c1/c2 के इक्वल रखना चाहते हैं, उससे क्या होगा, क्या उससे भी यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं अपन इसके लिए भी, ठीक है ना। क्या पता कुछ और हमें देखने को मिल जाए, कुछ और रिजल्ट ही मिल जाए। अगर हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो ये हमें यहाँ पे क्या देगा, दैट 3/k विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ k -3 अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस का k। अब बेटा देखो माइनस से माइनस तो गया, इस k से k भी गया, आपको क्या मिलेगा 3 इक्वल्स टू k-3। इस -k को ट्रांसपोज कर देना तो आपके पास में k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक गलती आप ऐसे कर सकते हो जिससे आपके पास में एक आंसर बेटा मिस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे +-6 आया और यहाँ से बस प्लस का 6 आया, तो एक के हमारा मिस हो गया ना यहाँ से। अगर आप इस चीज को दूर करना चाहते हो, आप इस गलती को रिमूव करना चाहते हो ना, तो आपको थोड़ा सा और कंसेप्चुअली आगे बढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और कंसेप्चुअली क्या है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना बेटा। इस वाली चीज को मैं ऐसे एक बार के लिए मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको अपन ऐसे मिटा देते हैं। अब इसकी जगह पे हमारे पास में क्या लिखा जाएगा उसको ध्यान से देखना। जैसे मैं सेम वैल्यूज वापस डाल दूंगा यहाँ पे, मैंने लिया 3/k इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ k-3 अपॉन माइनस का k। माइनस से माइनस हट गया बेटा। आप सिंपल है ना चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बिना कुछ काटे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3k इक्वल्स टू k² माइनस का 3k। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इस 3k को ट्रांसपोज करना एक तरफ, तब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट दैट 6k इज इक्वल टू k²। अब बेटा 6k को ट्रांस, अब है ना k से k मत काटना, 6k को ट्रांसपोज करो या फिर k², जो भी आपको सही लगे उसको ट्रांसपोज कर दो। कुल मिला के रिलेशन आ जाएगा k² माइनस 6k इक्वल्स टू 0। हम इसको बेटा फैक्टराइज करेंगे, हम चीजों को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाएंगे। तो k कॉमन आएगा, यहाँ पे बनेगा k-6 इक्वल्स टू 0। आपके दो फैक्टर्स आ गए ना, या तो आपके पास में k 0 के बराबर होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, फिर आपके पास में k किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। अब आप देखो प्रीवियस जो हमने केस देखा था वहां पे पास k इक्वल टू 6 निकल के आया था, ये वाली वैल्यू निकल के ही नहीं आई थी हमारे पास में। लेकिन हम लोग बेटा k की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते। हम लोग k की वैल्यू को 0 इसलिए नहीं ले सकते, अगर आपने k को 0 ले लिया तो फिर आपका ये kx वाली टर्म 0 हो जाएगी, आपकी ये ky वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। और जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करते हैं, तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि a और b जो आपके होते हैं ये 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, वरना फिर तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रह जाएगी ना, वो टू वेरिएबल की इक्वेशन कहाँ रह जाएगी हमारे पास में। ठीक है, सो इस वजह से हम k की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते। तो हमें ना ये सब आंसर्स चेक करने पड़ेंगे कि कितने कितने आंसर्स पॉसिबल हैं, कितने कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास में है। सेम चीज बेटा आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, है ना। जब आप a1/a2 को c1/c2 के बराबर रख के देखोगे ना, तो सेम तरीके से आपको देखना पड़ेगा कोई वैल्यू तो हमारे पास में स्किप नहीं हो रही है कहीं गलती से। ठीक है, तो ये थोड़ी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। आप चाहो तो मैं एक बार ना a1/a2 को c1/c2 के भी इक्वेट करके आपको दिखाता हूँ, देखते हैं वहां से क्या रिजल्ट हमारे पास में निकल के आता है। जैसे ये बनेगा आपका k/12 और यहाँ पे हमारे पास में तो सेम ही रहेगा। हमने देखो a1 हमने इन दोनों को इक्वल इक्वल कर लिया, हमने b1/b2 c1/c2 को इक्वेट कर लिया। अब हम लोग है ना ये फर्स्ट वाले और इस थर्ड वाले को इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारे पास में क्या आएगा ध्यान से ऑब्जर्व करना। ऑल्सो k/12, फिर पहले लिख देते हैं a1/a2
इज इक्वल टू C1/C2। लेट्स सी यहाँ से क्या आंसर निकलेगा हमारे पास में। बनेगा K/12 माइनस टाइम्स ऑफ K-3 अपॉन में क्या है माइनस का K। माइनस से माइनस काट देंगे बेटा, हम टर्म्स को कैंसिल आउट तो वैसे नहीं कर पा रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो मिलेगा K² इक्वल टू 12K माइनस का 36। सब कुछ राइट साइड में लेके जाओ, ये बनेगा K² माइनस 12K प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों ने सीख रखी है बहुत अच्छे से, 8th क्लास से सीखते हुए आ रहे हो। सिंपल सी बात है बेटा, 6 और 6 दो फैक्टर्स बनेंगे आपके, है ना, तो हो जाएगा 6 माइनस का 6K एंड माइनस का 6K प्लस 36 इक्वल्स टू 0। दिखा है तो बेटा ये सिंपल आपके पास में स्क्वायर बन रहा है, किसका भी वो भी देख लेना। यहाँ से आप अपना K कॉमन ले लेना, आपके पास में आएगा K माइनस 6, माइनस का 6 कॉमन ले लेना, यहाँ पे भी आपके पास में आएगा K माइनस 6 इक्वल्स टू 0। बेटा दोनों ही फैक्टर सेम बन रहे हैं, K माइनस 6 एंड K माइनस 6। जो वैल्यू भी निकलेगी K की वो क्या निकलेगी, 6,6 ही निकलने वाली है, कुछ अलग तो निकल नहीं रही है। अब देखो यहाँ से मुझे सिर्फ प्लस का 6 मिल रहा है ना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहाँ से मुझे भी प्लस का 6 मिल रहा है, बट यहाँ पे मुझे K की दोनों वैल्यूज मिल रही हैं बेटा, यहाँ पे माइनस का 6 भी मिल रहा है और प्लस का 6 भी मिल रहा है, राइट। तो हम लोग है ना, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हमें कोई वैल्यू स्किप ना हो रही हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होता है, द आंसर इज प्लस माइनस 6, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अब जब बेटा हम लोगों ने तीनों कंडीशन ली ना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये भी लिया था, जब हम लोगों ने A1/A2 को B1/B2 के बराबर करा, तो K के लिए हमारे पास में क्या निकल के आई, प्लस का 6 भी निकल के आई, और K के लिए हमारे पास में माइनस का 6 भी निकल के आई। फिर जब हम लोगों ने B1/B2 को बराबर करा था C1/C2 के, हमारे पास में K की वैल्यू 0 भी निकल के आई और K के लिए हमारे पास में 6 भी निकल के आई। ठीक है, अगर बेटा हम तीनों कंडीशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर स्टूडेंट अलग सोच सकता है भाई, किसी का भी कुछ भी मन कर जाए ना, कोई इस कंडीशन का इस्तेमाल कर लेगा, कोई इस कंडीशन का इस्तेमाल कर लेगा, कोई इस कंडीशन का इस्तेमाल कर लेगा, बट हमें तो एक कॉमन आंसर चाहिए होता है। तो हमेशा बेटा हमें तीनों कंडीशन ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि क्या पता आपको आंसर हमसे मिस हो जाए, जैसे यहाँ पे 0 हमसे मिस हो जाता, लेकिन हमें पता है हम 0 के लिए वहां पे नहीं रख सकते, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, बट एक वैल्यू तो निकल के आएगी ना, क्या पता कुछ और वैल्यू निकल के आ जाती है हमारे पास में। तो बेटा फर्स्ट कंडीशन में जो आप देखोगे ना, तो आपके पास में K इक्वल टू 6 वैल्यू थी, सेकेंड वाली में भी K इक्वल टू 6 वैल्यू है, और थर्ड वाली में भी K इक्वल टू 6 वैल्यू है। ये K इक्वल टू 0 जो है ना, ये सेकेंड वाली में नहीं है और फर्स्ट वाली में नहीं है। K इक्वल टू -6 आपकी ना तो थर्ड वाले में है, ना आपकी फर्स्ट वाले में है। तो एक ही ऐसी वैल्यू है जो तीनों कंडीशन से हमारे पास में कॉमनली निकल के आ रही है, कौन सी आ रही है, K इक्वल टू 6। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख भी देते हैं कि K इक्वल टू 6 is the only value which is common in all three conditions. Therefore K की वैल्यू बेटा हमारे पास में क्या होगी, 6 हो जाएगी। ओके, अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे बोला है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ A एंड B डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब जस्ट हमने जो एग्जांपल देखा था प्रीवियस वाला, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड था, लेकिन वहाँ पे सिंगल मिसिंग वैल्यू थे हमारे पास में, अभी बस हमें K निकालना था। यहाँ पे हमारे पास में दो मिसिंग वेरिएबल्स दैट इज A एंड B। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, उसके बाद अपन इसका कुछ कर पाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपकी बन जाएगी a माइनस बी टाइम्स ऑफ x प्लस a प्लस बी टाइम्स ऑफ y माइनस 3a माइनस b प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है।
अब आराम से बेटा, जब आपको बोला गया है कि इनफाइनटली मैनी सॉल्यूशंस होने चाहिए, तो कंडीशन तो आपको पता ही है कौन सी होती है हमारे पास में, दैट इज a1/a2, ये b1/b2 के बराबर होता है, और ये c1/c2 के बराबर होता है, ठीक है ना। अब बेटा मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, हम लोगों ने इसे प्रीवियस एग्जांपल में तीनों केसेस लिए थे ना, हमने तीनों केसेस इसलिए लिए थे क्योंकि हर बार हमारे पास में k की अलग अलग वैल्यूज निकलने की चांसेस थी। जैसे a1/a2 के अंदर हमारे पास में k आ रहा था, b1/b2 में भी हमारे पास में k आ रहा था, और c1/c2 में भी हमारे पास में k आ रहा था। तो तीनों जगह से अलग अलग वैल्यूज निकलने की चांसेस थी। लेकिन अगर कभी आपके पास में ऐसा हो जाए कि किसी पार्ट में वो मिसिंग वेरिएबल या मिसिंग वैल्यू नहीं आ रही है, तो फिर उसको कंसीडर करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, तब हमारे केसेस कम हो जाते हैं। चेक करते हैं यहाँ पे ऐसा होगा कि नहीं होगा, वैसे तो डाउटफुल ही है, बट स्टिल जो भी होगा भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे फर्स्ट केस ले लो बेटा, दैट इज a1/a2 का अपन इक्वेट कर देते हैं b1/b2 से, तो चेक करते हैं होगा क्या सबसे पहले। तो ये हमारे पास में जाएगा 2/a-b इक्वल्स टू हमारे पास में जाएगा 3/a+b, ठीक है। सो अपन यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं यहाँ से कोई इक्वेशन फॉर्म होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो इस बार मिसिंग वैल्यूज हैं वो भी 2 के बराबर दे रखी हैं। तो 2 × a+b इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a-b। तो बेटा ये हमारे पास में बन जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। अब अगर अपन लाइक टर्म्स की तरफ लेके जाएं तो ये हमारे पास में जाएगा 2b प्लस 3b इक्वल्स टू 3a माइनस 2a। इसका सिंपल सा मतलब है बेटा a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 5b। पहला रिलेशन ही हमारे पास में निकल के आया है, मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन से कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकल के आई है, एक रिलेशन निकल के आया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो मिसिंग वैल्यूज है ए और बी। प्रीवियस क्वेश्चन में सिंगल मिसिंग वैल्यू से तो हमारे पास में एक बार में आंसर भी आया था। तो यहाँ पे अभी एक रिलेशन हमारे पास में निकल के आया बेटा। अब अपन सेकंड कंडीशन को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चेक करते हैं वहां पे क्या होगा। अब हम ले लेते हैं b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 3/a+b इक्वल्स टू में कुछ अजीब सी चीजें निकल के आएगी बेटा अपने पास में। यहाँ पे चेक करना क्या, 3/a+b इक्वल्स टू ये हो जाएगा -7/-3a-b+2 -7/-3a-b+2। अब हमें इसका यूज करना है, इसमें भी बेटा आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करना। आपके पास में पर्टिकुलर हो सकता है कोई रिलेशन निकल के आ जाए। जब आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा -9a -3b +6 इक्वल टू में आपको मिलेगा -7a -7b। अगेन बेटा लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हैं, मैं a को उधर ले जाऊंगा और b के टर्म्स को इधर ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा -3b +6 +7b इक्वल्स टू -7a +9a। तो अल्टीमेटली वी विल गेट -7a +9 तो हो जाएगा मेरे पास में 2a के बराबर, राइट। -3b और +7b हो जाएगा मेरे पास में 4b के बराबर, और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 6। 2 बेटा कॉमन लेके कैंसिल आउट भी हो रहा है, तो a इक्वल टू मेरे पास में जाएगा 2b + 3, रिलेशन नंबर 2। अब बेटा देखो मेरे पास में जो फर्स्ट रिलेशन निकल के आया था वो आया था a इक्वल टू 5b। अब बेटा ये जो आपकी a की वैल्यू है ना, इस a की वैल्यू को आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इस पर्टिकुलर रिलेशन में। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख तो रखा है, तो वो हम इधर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मालूम है लिख दिया, बट a इज इक्वल टू 5b, देयरफॉर ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा 5b इक्वल टू 2b + 3। 2b को ट्रांसपोज करना तो ये आपका बनेगा 5b - 2b इक्वल्स टू 3। ये हो जाएगा 3b इक्वल्स टू 3, और b आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 निकल के आ जाएगा, b1 आ गया। b की वैल्यू को इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में डाल दो, जहां भी तुम्हें अच्छा लगे उसमें इसको पुट कर दो, पुट इन 1। हमारे पास में a इक्वल टू 5b के बराबर ही था, तो a हमारे पास में कितना आ जाएगा 5 × 1 दैट इज 5।
तो इस तरीके से आप है ना ए और बी के वैल्यूज निकाल सकते हो। ऑल दो अभी तक हम लोगों ने थर्ड वाली कंडीशन का यूज नहीं करा। चेक कर देंगे क्या उसकी जरूरत है भी कि नहीं, है ना, अपन उस पर भी एक बार ट्राई मारते हैं। तो हमारे पास में ए वन अपॉन ए टू तो ये रहेगा, टू अपॉन ए माइनस बी, एंड सी वन अपॉन सी टू हमारे पास में ये माइनस सेवन अपॉन माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी प्लस टू ही रहेगा। तो इस पर चेक करते हैं इसको, है ना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। दैट इज ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, हो जाएगा टू अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस सेवन अपॉन माइनस थ्री ए माइनस बी प्लस टू। ठीक है बेटा, अब इसको एक बार अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो ये माइनस थ्री ए प्लस माइनस बी प्लस टू, तो टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए माइनस बी जो है आपका माइनस सेवन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू विल गेट माइनस का सिक्स ए माइनस का टू बी प्लस का फोर, और यहाँ आपको मिलेगा माइनस का सेवन ए प्लस का सेवन बी। मल्टीप्लाई सही से करना, ओके। अगेन बेटा लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, है ना, मतलब इस बार मैं टू बी और फोर को ट्रांसपोज कर देता हूँ, सेवन माइनस सेवन को राइट लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो माइनस का सिक्स ए प्लस का सेवन ए इक्वल्स टू रहेगा आपके पास में सेवन बी प्लस टू बी माइनस फोर। यहाँ पे हमें मिलेगा ए इक्वल टू नाइन बी माइनस का फोर। तो देखो यहाँ पे हमें एक रिलेशन ही मिला, हमें एग्जैक्टली ए और बी की वैल्यू तो मिली नहीं है, लेकिन जो वैल्यूज हमारे पास में आई है उसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, चेक कर लेते हैं। बी हम लोगों ने कितना निकाला, वन निकाला ना। तो अब चेक कर लो, अगर आपने यहाँ पे बी को वन पुट कर भी दिया तो हमारे पास में ए कितना आ जाएगा, नाइन इंटू वन, नाइन माइनस फोर कितना हो जाएगा, फाइव। मतलब ए फाइव और बी वन ही आएगा अगर मैंने बी को वन पुट करा तो। और प्रीवियसली जो बेटा हमारे पास में आंसर आया था वो भी सेम ही निकल के आया था। सो जब आपके पास में ऐसे दो दो मिसिंग वैल्यूज हो ना, तो हमारे पास में अमूमन दो कंडीशन से हमारा काम हो जाता है। ये बेसिकली मोटिव था मेरे को ये बताने का, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ध्यान रखना, सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है।